दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो शांत नहीं बैठ सकते हैं, वो लगातार मेहनत करते ही रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ने वाले हैं तो मैं इस उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर मेहनत कर रहे होंगे और आगे करते भी रहेंगे जब तक सफलता ना मिले। तो चलिए, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो कथन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन, बच्चन सिंह, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी, इन सब के जो प्रमुख कथन हैं उन्हीं की बात हम लोग करने जा रहे हैं। आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 40 दिन का समय बचा हुआ, 40 से 42 दिन का। तो अगर अभी भी आप पूरी लगन और मेहनत के साथ 5-5, 6-6 घंटे प्रतिदिन आप समय देंगे तो जाहिर सी बात है कि सफलता मिलेगी। और अगर यह सोचे कि हाँ, जब 10 दिन रह जाए तब पढ़ें, तो ऐसी सफलता नहीं मिल पाती है, जो सत्य है। वैसे सत्य तो बुरा ही लगता है कुछ लोगों को, लेकिन खैर जो पढ़ने वाले हैं वो तो बुरा नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ 5वां नया बैच UPHESC UGC नेट JRF का 16 अगस्त से शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों ने कल भी एडमिशन लिया, आज अभी सुबह 3-4 लोगों ने एडमिशन लिया। तो इस समय जितने कैंडिडेट हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि अभी से ही 5-6 घंटे समय आप लगातार देते रहें, और जिस तरीके से प्रतिदिन आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है उसे हल करते रहें, जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं उन्हें सुनते रहें, और लाइव क्लास में रहें। तो यदि आप भी इस बैच में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले लें। कई लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, सर कैसे जुड़े, कितनी फ़ीस होगी। ये सारी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। आप इस दिए गए नंबर पर जब फ़ोन करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी तक जो आपकी कक्षाएँ छूटी हैं 16, 17, 18, 19, 20, ये जो कक्षाएँ छूट गई हैं वो सारे PDF, सारे वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा अगर आप एडमिशन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वीडियो पब्लिश होगा। केशवदास की कौन सी रचना हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में रचित है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। अब आपने केशवदास को पढ़ा ही है, केशवदास को किसने क्या कहा है ये भी आपने पढ़ा, रामचंद्रिका को किसने क्या कहा ये भी आपने पढ़ा। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि केशवदास की कौन सी रचना हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में रचित है? विकल्प है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। तो आपका उत्तर हो जाएगा C, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न, देव रीतिकाल के ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। आपका उत्तर होगा D, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न, बड़े बड़े नयनन सो आंसू भर भर ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरों से बिलानो जात। पंक्ति किसकी है? भूषण, भिखारी दास, देव, चिंतामणि। आपका उत्तर हो जाएगा C, कविदेव की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। किसने कहा है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा D, विश्वनाथ त्रिपाठी। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दारा की न दौर्य रार नहीं खजुबे की। पंक्ति किसकी है? मतिराम, पद्माकर, देव, भूषण। भले ये सारे प्रश्न आप लोगों को नए लग रहे हों,
लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो यह है कि विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप 20 वर्ष के 15 वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कर लें तो भी परीक्षा में 30 से 35% प्रश्न आपको विगत वर्ष के मिल जाएंगे, बाकी तो प्रश्न नए ही होते हैं। तो इसलिए नए प्रश्नों पर ज़रूर ध्यान रहे आप लोगों की। और जब परीक्षा में आता है फिर आप सोचते हैं मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये तो नया है। तो जो नई चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि ये सारे जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो कहीं अलग से लाए गए हैं, अलग से नहीं लाए गए हैं, बल्कि आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसके अलावा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का, छायावाद नामवर सिंह की जो रचना है, प्रेमचंद और उनका युग जो रामविलास शर्मा की रचना है, इन्हीं सब रचनाओं से, या हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी का, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का, इन्हीं सब से यह प्रश्न है। अलग से ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई पुस्तक है और उससे कराया जा रहा हो। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा दारा की ना दौर यह रार नहीं खजुबे की, यह पंक्ति भूषण की है। आपका उत्तर हो जाएगा डी। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांतकामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म पर अटूट श्रद्धा दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांतकामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म पर अटूट श्रद्धा दिखाई पड़ती है, यह कथन विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल का कथन किसके लिए है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ था। यह विगत वर्ष के परीक्षाओं में आप देखेंगे कि अक्सर आपको मिल जाएगा, अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है। घनानंद के बारे में उन्होंने कहा है, विकल्प में लिखा है घनानंद, आलम, बोधा, गंग, तो आपका उत्तर होगा ए, घनानंद। अगला प्रश्न, घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है, या विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी का यहाँ पर जितना आप कथन देख रहे हैं वो उनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वहीं से लिया गया है। घनानंद की रचनात्मक शक्ति यह है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता पाठक के हृदय की मार्मिकता में परिवसित हो जाती है। इसीलिए घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है, बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। अगला प्रश्न, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य के बारे में किसने कहा है कि जो काव्य अनिवार्य नहीं, वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता है? यह रत्नाकर के काव्य के बारे में कथन किसका है? विकल्प है नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? राजा शिव प्रसाद ने किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, नवीन चंद्र ने किया, या ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने किया? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, नवीन चंद्र ने किया है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन नवीन चंद्र ने किया है। अगला प्रश्न, यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद, शब्द मैत्री, अलंकार आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट है, किंतु उसकी विषय वस्तु अनिवार्य नहीं, अतः वह
पिष्ट पेषण है। जो काव्य अनिवार्य नहीं उसे महान नहीं कह सकते। किसका कथन है? नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किस निबंध का है? विकल्प सुने, कवि और कविता निबंध, कवि प्रतिभा निबंध, कवि कर्तव्य निबंध, साहित्य की महत्ता निबंध। आपका उत्तर हो जाएगा सी, कवि कर्तव्य निबंध, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, पुराने मेंबर्स हैं, कवि कर्तव्य निबंध जो पढ़ाया गया है, तो वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण कथन है उन सारे कथन को बताया गया है। अगला प्रश्न, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पंक्ति किसकी है? हरिओद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, पुरानी लकीर पीटने से काम ना चलेगा। पुरानी लकीर पीटने से काम ना चलेगा और न रूढ़िवादी ब्रज भाषा की बूढ़ी गाय से। यह कथन किसका है? विकल्प है आपके सामने, बद्रीनाथ भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का ए होगा, बद्रीनाथ भट्ट उत्तर होगा कि पुरानी लकीर पीटने से काम ना चलेगा और ना रूढ़िवादी ब्रजभाषा की बूढ़ी गाय से। अब कई लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसके अलावा कहीं पर रामविलास शर्मा पढ़ा है मैंने, क्योंकि बाद में लोग कमेंट करने लगते हैं। मैं पूरा विस्तृत आपको बता दूं, ये बद्रीनाथ भट्ट का कथन है। उनका कहना था कि पूरा कथन आप सुने कि पुरानी लकीर पीटने से काम ना चलेगा और न रूढ़िवादी ब्रजभाषा की बूढ़ी गाय से। इसी पर रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? इसी का जवाब रामविलास शर्मा ने दिया। रामविलास शर्मा ने कहा, और साहित्य के नवीन भाव कैसे हैं? ईंटों जैसे, निहायत अकवित्वपूर्ण उपमा है, पर है आधुनिकता बोध के एकदम अनुकूल। नवीन भावों की ईंटों से कुटी हुई एक पक्की सड़क है, यह है आधुनिक साहित्य, और इस पर रूढ़िवाद की बूढ़ी गाय को दौड़ाना संभव नहीं है। ये कहा है रामविलास शर्मा ने। जब बद्रीनाथ भट्ट का यह कथन आया तो उसी पर रामविलास शर्मा ने कहा। अगला प्रश्न, बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी, पदम सिंह शर्मा जी। पदम सिंह शर्मा जो थे, अब कुछ लोग कहेंगे सर पदम सिंह शर्मा कौन थे, इनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये द्विवेदी जी के पूरक थे। कौन द्विवेदी जी? अब यहाँ भी प्रश्न आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य के नैतिकतावादी काव्य के समर्थक थे, तो वहीं पदम सिंह शर्मा उसके कला पक्ष के समर्थक थे। रीति काव्य के प्रति पदम सिंह शर्मा ऐसे अनास्थावान नहीं थे कि उसे काव्य क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए, और उन्होंने ये कहा कि बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी रचना के बारे में कहा कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से
दूसरे मोहल्ले वाले को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। किसकी रचना के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उनके बारे में उन्होंने ये भी कहा, द्विवेदी जी के बारे में, कि द्विवेदी जी ने भाषा का परिष्कार किया है, किंतु उनका गद्य का आदर्श नहीं बन सका। इसी तरह उन्होंने समालोचना का मार्ग तो दिखाया, किंतु स्वयं उसकी आलोचना नहीं बन सकी। और फिर उन्होंने आगे यही कहा कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। अगला प्रश्न है, तो यहां पर आपका उत्तर हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोष रहित दूषण सहित निबंध किसका है? विकल्प है कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। अब आप सोच रहे होंगे कि निबंध तो मैंने बहुत सारे पढ़ लिए, सबके निबंध याद कर लिए, ये दोष रहित दूषण सहित निबंध किसका है? मुझे नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। नहीं मिला तो अब मिल रहा है, अब लिख लीजिए, ध्यान रखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसे नई नई रचनाएं जब परीक्षा में आती हैं तो आप लोग कहते हैं कि एकदम नया पूछ लिया गया है। ये होगा रामधारी सिंह दिनकर का। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ की पंक्ति है? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद। आपका उत्तर हो जाएगा ए, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है हिंदी प्रदीप, उसी हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। अगला प्रश्न, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, यह कथन किसका है? विकल्प है भारतेंदु, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। अब यह भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? एक बार फिर से विकल्प पर ध्यान दें, भारतेंदु, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु। भारतेंदु के सारे निबंधों को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जो पाठ्यक्रम में है उन पर तो जरूर आपका ध्यान होगा। तो यहां पर यह उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु। बादशाह दर्पण आपने पढ़ा होगा, बादशाह दर्पण में ही उन्होंने कहा है कि बागबां आया गुलिस्तां में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। भारतेंदु जी मुसलमानी राज्य की अपेक्षा अंग्रेजी राज्य को उदार समझते हैं, पर चूंकि मुसलमान यहाँ बस गए थे इसलिए यहाँ का धन यहीं रह गया, अंग्रेज यहाँ का धन विदेश ले गए और देश को दरिद्र कर गए। भारतेंदु जी अकबर के गुणों के प्रशंसक थे। मुसलमानी साम्राज्य का विरोध करने के कारण जो लोग उनमें इस्लाम विरोध सूंघ लेते हैं, उन्हें उनकी नाक की दवा करानी चाहिए। मुसलमानों ने मंदिर अवश्य तोड़े, पर मंदिरों के लिए अनुदान भी दिए। मोहम्मद, बीबी फातिमा, अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन को पंच परमात्मा कहते हैं भारतेंदु जी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके के ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती है, यह कथन किसका है? विकल्प राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट।
आपका उत्तर हो जाएगा सी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का यह कथन है कि फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती है। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक करिए और अंत में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट आने से ये होता है कि प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, किस प्रवृत्ति के प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, वैसा ही भेजा जाए। वैसे मैं तो कोशिश करता हूँ कि इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को दिया जाए कि परीक्षा में आप पा सकें उन प्रश्नों को, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो। पद्म पुराण वचनिका किसकी रचना है? गंग कवि, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, हृदय राम। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, दौलत राम। निम्न कथन किसका है? श्रद्धा औरतानी औरत के समीप है लेकिन ईड़ा नहीं। मुक्तिबोध ने कहा, बच्चन सिंह ने कहा, दिनकर ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। निम्न कथन किसका है? श्रद्धा औरतानी औरत के समीप है लेकिन ईड़ा नहीं। किसने कहा है? मुक्तिबोध, बच्चन सिंह, दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे उत्तर बताने से पहले आपको पता था या नहीं, या यह प्रश्न छोड़ दें आप लोगों के लिए। बताएंगे कमेंट में? चलिए ठीक है, मैं उत्तर बता देता हूं, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं पता था। उत्तर होगा आपका सी, दिनकर। छायावाद के विष्णु के रूप में किसे जाना जाता है? अब छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश से तो रटे रटाए हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि सुमित्रानंदन पंत को छायावाद के विष्णु के रूप में जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश के रूप में जाना जाता है। ये साधारण प्रश्न था यहाँ पर। प्रगतिशील त्रयी में कौन शामिल नहीं है? शमशेर बहादुर, नागार्जुन, त्रिलोचन, अज्ञेय। आपका उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। छायावाद के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? छायावाद के लघुत्रयी में विकल्प है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा। तीनों वर्मा को याद कर लीजिए, छायावाद के लघुत्रयी आपके हो जाएंगे। सुमित्रानंदन पंत इसमें नहीं है, लेकिन त्रयी तो आप याद कर लेंगे। प्रगतिशील के, छायावाद के लघुत्रयी कौन होंगे, ये सब याद कर लेंगे। कविता के त्रयी कौन है, कहानी के त्रयी कौन है, लेकिन त्रयी पुस्तक के लेखक कौन है, ये कौन बताएगा? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए कि पुस्तक त्रयी पुस्तक के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, जानकी वल्लभ शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद। त्रयी पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प फिर से सुने, मनोहर श्याम जोशी, जानकी वल्लभ शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद। अब आप कहेंगे हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, तो ये जवाब नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे भी जानकी वल्लभ शास्त्री यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है, निराला के पत्र उनकी रचना है आपके पाठ्यक्रम में, तो जानकी वल्लभ शास्त्री का यह रचना पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी, जानकी वल्लभ शास्त्री। प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप नए बैच में हमारे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। जो आपका 4 दिन का छूटा हुआ है, अगर आप एडमिशन लेते हैं, जैसा कि आज जिन लोगों ने एडमिशन लिया, जो कक्षाएं उनकी छूटी थी, वो उनको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज के उत्तर, लाइव क्लास, ये सारी चीज़ उपलब्ध करा दी गई है। यदि आप भी एडमिशन लेते हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। और जो हमारा डेली का शेड्यूल है वो ध्यान दें, एक बार सुन ले, मुश्किल से आपका 30 सेकंड लगेगा। सुबह 10 बजे आपको प्रतिदिन, ये प्रतिदिन का शेड्यूल बता रहे हैं, कोई अवकाश नहीं होता है हमारे यहाँ, 7 दिन कक्षाएं होती हैं। सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा,
10 ही बजे आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी जाती है। दोपहर में 2:30 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिलता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब विस्तृत, ऑब्जेक्टिव नहीं कि जैसे प्रश्न आप देख रहे हैं। विस्तृत वीडियो जो होगा वो 2:30 बजे मिलेगा। प्रतिदिन 5 से 6 लेक्चर मिलेंगे। हर लेक्चर 40 से 45 मिनट का लगभग एवरेज होगा। टेस्ट सीरीज का उत्तर शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच आपको मिल जाएगा। रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी। यानी पूरे दिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरे के पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। टाइम का बाउंडेशन नहीं है। जो भी लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, विद्यालय में हैं या फिर जहां भी व्यस्त हैं, टाइम का बाउंडेशन नहीं है। लेक्चर मैं अपने समय पर ही आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। बाकी फीस की सारी जानकारी आप इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही पेड महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और पेड बैच में जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करें। हम लोग फिर मिलेंगे।